तो सभी बच्चों को राधे कृष्णा, सारे विद्यार्थी गण को जन को हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अगले टॉपिक से, उसी के आगे बढ़ेंगे जहाँ तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में या कल तक पढ़े थे। तो कल तक हम लोगों ने गॉस लॉ की कंडीशन देख ली थी। गॉस लॉ क्या होता है ये भी जान लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो भी जान लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे गॉस लॉ होता है वो भी जान लिया था, कैसे आया था वो भी जान लिया था। डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड ये भी जान लिया था। ये भी जान लिया था कि कब डायपोल पे जो है वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, कब मिनिमम फोर्स लगेगा, डायपोल की कंडीशन क्या है कि वो मूव करेगी नहीं मूव करेगी। तो ये सब हम लोग जान लिए थे। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और आता भी है, एक बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके न्यूमेरिकल जो है वो इससे लेकर के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो गॉस लॉ में हम लोग एप्लीकेशन जानने से पहले हम लोग एक बात पे गौर करेंगे कि जो चार्ज हम लोग अभी तक पढ़े हैं डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, चलो ये सब पढ़े हैं कि चार्ज का बिहेवियर पढ़े हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं, चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम गौर से अपने जो पढ़े हुए हैं उसको अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तो प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज होता ज़रूर है, लेकिन अगर हम उसको डिस्क्रीट फॉर्म में लेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए, डिस्क्रीट फॉर्म में लेने का मतलब या जो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें या अगर जैसे किसी सब्सटेंस में, यही अगर सब्सटेंस है मान लेता हूँ मैं, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर चार्ज की किसी एक पॉइंट पे बात करेंगे, ये मान लेता हूँ किसी भी एक पॉइंट पे तुम चार्ज ले लो और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज ले करके उसके द्वारा उसका इफेक्ट निकालना चाहो तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज इतना छोटा होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेता हूँ मैं कोई सब्सटेंस ले रहा हूँ, इस पे चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूट तो हैं, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ किसी एक पॉइंट पे चार्ज लेकर के इसके द्वारा मैं सारा इसका एप्लीकेशन निकालना चाहूँ, इसका इफेक्ट निकालना चाहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जनरली इम्प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। पॉसिबल क्या है, इसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा ये इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा अजीब, मतलब इम्प्रैक्टिकल है। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है कि हम लोग जानते जरूर हैं चार्ज की केसेस, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखने के लिए ही, और ये चीज ना आए, ये चीज दिक्कत ना करे, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हमारा आता है। अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट तो आ गया। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट तो ये है कि चार्ज को हम लोग किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर, ये डिस्क्रीट वाला मतलब किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के हम एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, इम्प्रैक्टिकल तरीके से काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग को ये पता है कि अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज देते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी पे। तो बस उसी डिस्ट्रीब्यूशन का अब हम लोग यूज करेंगे, उसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का, बॉडी पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का ही हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली तीन कंडीशन है बॉडी की, तीनों कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान कंडीशन है। पहली कंडीशन है बॉडी की, मान लेता हूं अगर मैं कि बॉडी जो है वो लीनियर है। अगर मैं मान लेता हूं कि बॉडी जो है वो लीनियर है, लीनियर है मतलब कि कुछ इस तरह का लाइन टाइप का, लीनियर मतलब तो सब लोग समझ ही रहे हो, कुछ इस तरह की जब कंडीशन है तो चार्ज क्या है पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेंथ में इसमें जो मेजर प्रॉपर्टी होगी सब्सटेंस की वो होगी लेंथ। तो चार्ज जो है वो पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जब लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो लेंथ के लिए या लीनियर के लिए जो हम लोग टर्म यूज करेंगे, किसका टर्म यूज करेंगे? चार्ज इंटेंसिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इंटेंसिटी का, क्योंकि जितना ज्यादा हम 10 कूलम देंगे तो चार्ज की इंटेंसिटी 10 होगी, 20 कूलम देंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, 30 कूलम देंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो जो लीनियर में लेंथ की प्रॉपर्टी आती है और लेंथ की प्रॉपर्टी आती ही जो इंटेंसिटी का टर्म होता है वो लैम्डा हो जाता है, ये लैम्डा हो जाता है। तो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा, और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भैया कि जो टोटल चार्ज होगा यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, या हम लिख देते हैं सिर्फ चार्ज लिख लेते हैं,
जो चार्ज होगा, चार्ज अपॉन जो पर्टिकुलर लेंथ होगा या एरिया, एरिया के टर्म में एरिया हो जाएगा, लेंथ के टर्म में लेंथ हो जाएगा, और वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, तो जो लैम्डा यानी कि लैम्डा है वो चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा। चार्ज हम लोग किसी स्पेसिफिक या स्मॉल अमाउंट की बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, या जनरली एल लिख देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, डेल्टा एल लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो गए स्मॉल लेंथ के लिए। ये हो जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी लीनियर लेंथ के लिए, किसी लीनियर बॉडी के लिए। अब उसी तरह अगर हम किसी दूसरा कंडीशन लेते हैं, किसी लीनियर बॉडी किसी पर्टिकुलर लेंथ का, तो हम लोग को पता चल गया कि अगर बॉडी जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके के बॉडी पे है जिसमें लेंथ मेजॉरिटी में है, लेंथ का कंसिडर न कि एरिया का, न कि ब्रेथ का, न कि विड्थ का, अगर लेंथ का मेजॉरिटी है तो लैम्डा इक्वल टू आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। उसी तरह हम लोग अब दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, तो दूसरी कंडीशन की जब बात करेंगे तो दूसरा कंडीशन हम लोग ले लेंगे सरफेस का। तो जब हम लोग सरफेस का बात करेंगे, सरफेस यानी कि प्लेट, शीट हो गया तुम्हारा, और कई जगह पे तुम स्फीयर का भी ले सकते हो, एक सरफेस होना चाहिए। तो जब हम लोग सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जब हम लोग सरफेस की बात करेंगे और लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाएगा, तो अब हम लोग एरिया की बात करेंगे, क्योंकि पहले में लेंथ था तो लेंथ की बात की है, अब इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेथ भी है, और इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर हम देंगे तो जब लेंथ और ब्रेथ दोनों डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये एरिया की बात आ गई। तो जब अगर हम एरिया की बात करने जाएंगे अब इसमें, तो एरिया की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्या है नोटेशन बदल जाएगा, नोटेशन बदल जाएगा ताकि हम लोगों को याद रहे। यहाँ वहां पे जो लैम्डा, लेंथ के केस में जो लैम्डा था बेटे लोग, बाबू लोग, वहां यहाँ पे सरफेस के केस में वो सिग्मा हो जाएगा, ये लैम्डा ना होकर के सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, या किसी बुक में इसको डेल्टा एस भी लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सही है, यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो ये दोनों सही है, किसी बुक में डेल्टा एस को ए भी लिखा गया है और किसी बुक में डेल्टा ए को डेल्टा एस भी लिखा गया है, यानी दोनों एक ही चीज है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए वो हमारा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हो गया सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज के लिए। उसी तरह अगर हम तीसरा आएंगे वॉल्यूमेट्रिक का कॉन्सेप्ट या वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए भी सीधा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया, बस और कुछ नहीं है, बस नोटेशन बदल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, बस सेम कॉन्सेप्ट, इसको इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। ये वॉल्यूम के लिए हो गया, एकदम आसान है। अब इसमें चार्ज जो है वो वॉल्यूम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें लीनियर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हम तीनों को एक साथ लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं कि अगर इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, और इसी साइड में अगर मैं लीनियर लिखना चाहूं तो लीनियर भी लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तीनों एक साथ लिख देता हूं ताकि याद रहे। तो लीनियर के लिए हो गया पहला कंडीशन हम लोग पढ़े थे लैम्डा इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। दूसरा हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए पढ़े थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा हो गया, सिग्मा इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वॉल्यूम के केस में रो, और इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो ये तीनों जो है टर्म वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉस लॉ के एप्लीकेशन में ये तीनों काम आएंगे, तो इसको नोट कर लेना। यहां से हम लोग क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा क्यू तब क्या होगा भैया, डेल्टा क्यू हो जाएगा हमारा लैम्डा डेल्टा एल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, याद रखिएगा इसको, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल लीनियर के केस में। उसी तरह क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा ए सरफेस के केस में। उसी तरह क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो वी, ये हो जाएगा वॉल्यूम के केस में। डेल्टा अगर क्वांटिटी बड़ी हो जाती तो मैं डेल्टा हटा दिया, सेम इसी तरह यहाँ पे। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, लीनियर के लिए, सरफेस के लिए और
वॉल्यूम के लिए। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और सीधे एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन ही जो गॉस लॉ का है वो है एक ऐसी बॉडी के लिए लिया गया है लीनियर के लिए जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, यानी हमको नहीं पता कि वो कहां से शुरू हो रही है कहां से खत्म हो रही है। इनफाइनाइट का ये मतलब आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा कि इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अनंत, यहां से रॉड जा रही है सीधे ब्रह्मलोक तक पहुंच जा रही है, वैकुंठ धाम तक जा रही है, इंद्रलोक तक जा रही है या यमराज तक पहुंच रही है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। यहाँ से आप एक इनफाइनाइट रॉड लिए और हम चांद पे जाकर के उसको मतलब एंटीना वगैरह लगा रहे हैं, लग्गी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के इतर जो भी चीज होती है वो हमारे लिए इनफाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गाँव वगैरह पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे में नेटवर्क आता है और जस्ट बगल वाले कमरे में जाएंगे तो बता देता है कि भैया वो नेटवर्क कवरेज से बाहर है, यानी इनफाइनाइट चला गया, जबकि वास्तविकता में हम बगल में ही रहते हैं। तो इनफाइनाइट का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि हमारी पहुंच से जो भी दूर हो गया वो हमारे लिए इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का ये बिल्कुल मतलब मत समझिएगा आप लोग कि बहुत बड़ा है, बहुत लंबा या मतलब अनंत, ऐसा नहीं। अनंत भी होता है लेकिन जनरल केस हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके बाहर जो भी होता है उसको भी इनफाइनाइट ही कहा जाता है, केस किया जाता है। तो एक इनफाइनाइट रॉड हम लोग ले लेंगे, इनफाइनाइट रॉड लेंगे यानी जाहिर सी बात है कि रॉड का जो लेंथ है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काफी बड़ा है। यानी अगर हम 1 मीटर के रॉड पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये 10 होगा, 100 होगा, 50 होगा, तो वो इनफाइनाइट ही हो गया। तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं। एक एक केस में थ्योरी थोड़ा कम ये है लेकिन आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, इसलिए प्लीज कहीं भी वीडियो चला करके ऐसा नहीं है कि कान लगा के कुछ और काम कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, इसलिए एकदम ध्यान से समझना। तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं ये लेंथ का, इनफाइनाइट यानी कि अच्छा क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग को ऐसे ही समझना है। जब क्वेश्चन में वायर की लेंथ के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई होगी, मतलब उसके डायमेंशन के बारे में, या क्वेश्चन में खुद डायरेक्टली बोल देगा कि भैया एक बहुत बड़ा वायर है या इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, या क्वेश्चन में वायर का वही बात जो मैं पहले बोला था कि डायमेंशन नहीं दिया गया होगा, बाकी सारी कंडीशन दी होगी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना इसी केस पे ये क्वेश्चन है, यानी कि पहले लीनियर वाले केस पे गॉस लॉ का ये पहला कंडीशन है। तो है क्या कि अगर हम किसी वायर को या किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर को लेते हैं और इसमें हम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग देखो, अब इसमें एक चीज और गौर करना, एक बार समझ जाओगे तो हर बार कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट हम लोग ये जानते हैं अच्छे से कि होता क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वही कॉन्सेप्ट लेते हैं या वही इफेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं मैं पहले बताया हूं, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वही केस कंसीडर करते हैं जिसमें परपेंडिकुलरली काम हो रहा हो, नॉर्मली काम हो रहा हो या रेडियली काम हो रहा हो। हम लोग वो कंसीडर नहीं करते हैं जिसमें पैरेलली हो रहा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल हो। यानी अगर मैं दो शब्दों में बोलूं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वही केस लेंगे जिसमें पियर्सिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पियर्सिंग हो या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पियर्सिंग हो। हम लोग वो केस नहीं लेंगे जिसमें वो स्किम्स हो, यानी कि जस्ट छू के निकल जा रहा हो या एकदम नेग्लिजिबल हो या पैरेलल हो, वो केस हम नहीं लेंगे। तो अगर हम इस रॉड की बात करें तो इस रॉड में अगर हम गौर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है तो बाहर निकलते साइड होगी, यही अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता। तो अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर गौर से देखोगे तो ये जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो रेडियली आउटवर्ड होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को सवाल उठ जाता है सर ऊपर, तो पहली बात तो ये इनफाइनाइट बोला था। दूसरी बात कि ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो ऊपर की जो हमारा जो लेंथ है, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन अगर हम कह सकते हैं, या ऊपर ऐसे सीधे सीधे समझ लो कि ऊपर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगा वो पियर्सिंग नहीं होगा, वो स्किम्स कर जाएगा, स्किमिंग प्रॉपर्टी होगी उसमें। तो इसलिए ऊपर वाले के हम लोग पोर्शन को, ऊपर वाले के पोर्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि एक्चुअली उसकी जो वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, होगा ही नहीं, ऐसा समझ लो होगा ही नहीं।
तो इसलिए ऊपर वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करते, ऊपर वाले की फील्ड को नहीं कर सकते। अगर हम इसमें गौर से देखें, इन दोनों को गौर से देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम रॉड ले रहे हैं, मैं तो ऐसे 2D में बना रहा हूं, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना दिया, इधर बना दिया, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा, यानी कि ये चारों साइड एक सिलेंडर टाइप जैसा शेप बना लेगा। इस तरह से ये सिलेंडर जैसा शेप बना लेगा। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसा सिलेंडर सा बना लेगा। कैसे बना लेगा, मैं बना के दिखाता हूं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है मुझे। तो आप लोग बस ध्यान देते रहिए भैया, समझ में आ जाएगा। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो जो रॉड के, अगर ये रॉड है तो हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रहा होता है, रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा, तो ये एक तरह से सिलेंडर सा शेप बना लेगा, सिलेंडर सा शेप बना लेगा। तो मैं सिलेंडर सा शेप बना देता हूं। तो सिलेंडर सा शेप ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर सा शेप, और कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की वजह से ये जो है वो डायग्राम बन जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है। अब अगर हम इस पे किसी भी पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लेता हूं मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ये पॉइंट में मान ले रहा हूं P, ये पॉइंट में P मान ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव है। अब ये डिस्टेंस हमारा मैं मान लेता हूं कि R है, यानी क्यों R है, क्यों मान रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो लिमिटेशन तो होगी ना कहीं जाकर के इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही होगी, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मानेंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक मान लिया कि r तक भैया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क कर रहा है, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक मान लिया। और ये इनफाइनाइट लेंथ है, तो हम इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे, बल्कि हम कोई पर्टिकुलर लेंथ मान लेंगे। तो हम ये जो है एक पर्टिकुलर लेंथ मान लिए l का, फिर अभी हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा नहीं है। तो ये हमने पर्टिकुलर लेंथ मान लिया, किसी l पर्टिकुलर लेंथ का हमने एक सरफेस मान लिया, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस जो बना रहा है सिलेंड्रिकल शेप का, वो हमने मान लिया। और कहां तक काम कर रहा है, R तक काम कर रहा है। अब हमारा काम होता है इसको कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बात तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ये R डिस्टेंस तक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये R डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का, और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका लेंथ जो है वो L हो रहा है। तो मैं यहां पे कर रहा हूं कैलकुलेट। अगर मैं मानूं तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस का लेंथ क्या है R, और डिस्टेंस ऑफ फील्ड की डिस्टेंस क्या है R। सिलेंड्रिकल सरफेस का लेंथ L है और फील्ड की लेंथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ फील्ड क्या है R। तो जिस डिस्टेंस ऑफ फील्ड R है, और हमारा वर्क जो है वो कैलकुलेट होगा। तो हम लोग करेंगे कि फ्लक्स, हम लोग का पहला काम है कि फ्लक्स निकालना सिलेंड्रिकल सरफेस से या इस रॉड से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, मैं पहले बताया था कि गॉसियन सरफेस कैसे बनता है। तो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, तो हम लोग लिखेंगे कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। फॉर्मूला क्या होता है, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गॉसियन फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसमें हम लोग निकाले थे फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होता है, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो पर्टिकुलर एरिया जिससे वो जो वो बना रहा होता है। अब यहाँ पे एरिया क्या बना रहा है, यहाँ पे ये सिलेंडर का एरिया बना रहा है। तो सिलेंडर का एरिया बना रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, E इनटू 2 पाई R और लेंथ यानी कि जो हमने माना है L। तो ये फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस हो गया, ये गॉसियन सरफेस का फ्लक्स हो गया, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस E इनटू 2 पाई RL, E इनटू 2 पाई RL। क्योंकि हमने कल ही डेरिवेशन करा था, कल ही हमने गॉसियन सरफेस, जब हम लोग गॉसियन फॉर्मूला निकाल रहे थे, गॉसियन लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे, तभी हमने देखा था कि फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस E इनटू डेल्टा A। तो ये हो गया E इनटू एरिया यानी कि 2 पाई RL। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि चार्ज जो है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो हमने ये भी देखा था कि अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस देखेंगे तो चार्ज यहाँ पे जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या केस देखे थे, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
आप लोग इसको एक बार कॉपी बना लीजिएगा, ताकि मैं मिटा रहा हूँ लेकिन आप लोग अगर देख करके वीडियो समझ रहे होगे तो अगर ये डायग्राम मिट जाएगा तो कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही बना लेना, ताकि जो मैं समझाते रहूँ वो अगर डायग्राम देखने की जरूरत पड़े तो कॉपी में देख लेना, तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं। तो हमने ये देखा था कि फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने देखा था कि लैम्डा इक्वल टू था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, या अगर हम इसको थोड़े से बड़े केस में ले जाएंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L, यानी कि अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ये हमने देखा था, अभी अभी हमने देखा है, आज ही हमने देखा है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है। तो हम लोग ये इस एप्लीकेशन का इसमें यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि हम लोग और ये भी जानते हैं कि द सरफेस इंक्लूड, जो सरफेस है वो इंक्लूड करता है चार्ज Q यानी लैम्डा है। ये सरफेस जो है, जो हमने अभी बताया है लेंथ वाला, वो चार्ज Q इंक्लूड करता है और Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रॉम अब इसमें हम लोग ये भी जानते हैं गॉस लॉ से, कि गॉस लॉ से हम लोग ये भी जानते हैं कि कल हम लोग निकाले थे कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, नहीं अगर याद होगा तो पिछला वीडियो एक बार देख जरूर लेना। तो हम लोग उसी को हम लोग यूज करेंगे कि गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इसको मैं पहले इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। चूंकि ये दोनों सेम सरफेस की बात हो रही है और सेम फ्लक्स की बात हो रही है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 याद रखना कि सेम सरफेस की बात हुई है और उसी सरफेस के फ्लक्स की बात हुई है, बस केसेस अलग हैं। ये प्राइमरी केस है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैंने गॉस लॉ लगाया उसका केस है। तो ये दोनों जो इक्वेशन है वो आपस में निश्चित रूप से बराबर होने चाहिए। तो जब ये दोनों केसेस आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो E इक्वल टू हो गया लैम्डा, E इक्वल टू द लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। तो जो भी पॉइंट इसमें से नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज उसको कमेंट में पूछना। तो यहां तक हम लोगों ने ये केस देखा था और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल केस है और कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब हम लोग जस्ट, ये तो लीनियर का केस हो गया, अब हम लोग इसके दूसरे केस पे चलेंगे। दूसरा केस कौन सा है, तो दूसरा केस हमारा है वो है सरफेस का। सरफेस का केस अभी हम लोग देख लेंगे। भैया 3 केस पढ़े हैं, तीनों देख लेते हैं एक बार अच्छे से, तड़ाकर तीनों केस डिवाइड किए सट से तीनों केस देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं, सेकंड केस के लिए हम लोग ले लेते हैं तुम्हारा प्लेट ले लेते हैं, एक कोई प्लेट ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेंगे तो ठीक रहेगा, हमारा जुगाड़ बैठ जाएगा। अब देखो ये 2D है भैया, तो इसको थोड़ा सा दिमाग खोल के एकदम मस्त समझना, समझ में आ जाएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर प्लेट में इसमें तो कोई ना कोई कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। तो पहली बात तो इसमें याद रखना कि रॉड के केस में हर तरीके से सेम मैग्नीट्यूड के और सेम डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे थे, क्योंकि रॉड जो है वो जनरली सर्कुलर हम लोग लिए थे, वायर हम लोग सर्कुलर होता है, सर्कुलर लिए थे, इसलिए मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम था। इसलिए जो गॉसियन सरफेस हुआ वो हमारा सिलेंड्रिकल बना। गौर करना, प्लेट में गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल
नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपका जो है वो ये मतलब रॉड तरीके से नहीं है, वायर के तरीके से नहीं है। ये तो एक क्या कहते हैं कि लेंथ और ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसमें गॉसियन सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल नहीं बनेगा। कैसा होगा इसमें गॉसियन सरफेस? इसमें अगर हम किसी भी फेस की बात करें, किसी भी बॉडी की बात करें, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अगर कोई फ्लैट बॉडी हो, जैसे इस तरीके का अगर कोई फ्लैट बॉडी हो इस तरीके का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आगे की तरफ निकलेगा, इस बॉडी के इस सरफेस से भी आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी निकलेगा, एक साथ निकल रहा होगा। अब याद रखना कि हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो इसलिए ऐसा मत कर देना कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकल रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से निकल रहा है, जीरो हो जाएगा, काम खत्म। ऐसा मत करना। हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, तो इसलिए टोटल हम लोग को सब एड अप करना होगा, तो हम लोग एड अप करेंगे। तो अब अच्छा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकलेगा एक साइड से इस तरीके से, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी निकलेगा दूसरे साइड से। सवाल उठता है सर इधर से भी तो निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकलेगा, लेकिन फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया पियर्सिंग और स्क्यूज वाला। इधर से जो निकलेगा वो पियर्स नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इधर से अमाउंट निकलेगा वो नगण्य निकलेगा, नेग्लेक्टेड निकलेगा, उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग एक साइड का ही लेंगे, एक साइड का ही प्लेट का लेंगे, जिस साइड प्लेट की एरिया मैक्सिमम होगी। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा इसके दोनों साइड से। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव लिए तो आउटवर्ड होगा, और अगर यही नेगेटिव लिए होते तो इनवर्ड होता। ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा हमारा। मतलब कुछ ऐसा समझ लो इमेजिनेशन के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो जो हम लोग शीट लिए हैं उसका उसकी गॉसियन सरफेस का जो इमेज होगा वो पैरेललोपाइड जैसा हो जाएगा। हम लोग बचपन में पढ़े थे पैरेललोपाइड से। तो इस जो प्लेन शीट का जो प्लेन शीट की वजह से जो गॉसियन सरफेस बनेगा, यानी इसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो पैरेललोपाइड का शेप का बनेगा। तो ये याद रखना हमेशा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ये प्लेट शीट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। अब हम लोग इसको सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम लोगों को प्लेट शीट पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता है, तो क्या होगा, तो हम लोग जैसा कि हम लोग उधर निकाले थे, तो हम लोग अच्छा इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेंगे, याद रखना। तो करता क्या हूं, करते करते मैं देख लेता हूं। तो जैसा कि हम लोग उसमें निकाले थे कि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन। देखो थोड़ा बहुत मैं अगर थ्योरी कम लिखवाऊंगा तो उसको एक बार आप लोग लिख लेना बुक वगैरह से लेकर के, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना। कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लोगे तो थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, मतलब। और अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो प्रूविंग भी आराम से आ जाएगी, न्यूमेरिकल भी आराम से आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस ऑफ शीट, जो हम लोग शीट लिए, तो उससे क्या होगा, तो हम लोग गॉसियन सरफेस फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं E इंटू एरिया। तो अब E इंटू एरिया इधर, E इंटू एरिया इधर, तो दो E इंटू एरिया हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं E इंटू एरिया। ये पहले सरफेस के लिए होगा और ये दूसरे सरफेस के लिए होगा। तो ये हो जाएगा 2EA। तो जब 2EA हो जाएगा, ये हो गया हमारा फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ शीट 2EA। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वही निकालेंगे यार, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो वी नो दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्लेट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट सरफेस के कॉन्सेप्ट आता है, तो यानी सिग्मा आ जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा A, या Q अपॉन A, यानी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू A, एरिया। मैंने पहले बोला है कि A और S, किसी बुक में A यूज हो सकता है, किसी बुक में S यूज हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब होगा क्या, फ्रॉम
गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि क्या फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेम अगर हम कॉन्सेप्ट रखेंगे, ये भी एक फ्लक्स ही है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2EA इक्वल टू, Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा डॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो A से A खत्म। अब अगर ये E निकालना है तो 2 जो है वो हमारा नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका प्लेट के लिए या शीट के लिए। शीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमारा शीट का भी आ गया, बहुत आसानी से सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अगर आपको बहुत ही ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही होगी तो ऐसे समझ लीजिएगा कि ये प्लेट है, ये कोई भी प्लेट है, ये प्लेट है, और ये प्लेट जो है, अगर ये मान लेता हूं मैं प्लेट है, अगर इसके बीच से अगर हम ये यहां से देखें तो यहां से डिस्टेंस हम लोग x ले लेंगे, यहां से भी डिस्टेंस x ले लेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। तो यहां का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे, यहां का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे, यही 2A आया। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस ऑफ अ शीट, पहले सरफेस का जोड़ेंगे और दूसरे सरफेस का जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2EA। उसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है तीसरा केस, जो है कि स्फीयर का केस है। स्फीयर में ही 2 केस आते हैं, दोनों प्रायः बार बार कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं, तो इसलिए इस केस को भी ध्यान से समझिएगा, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। तो गॉसियन सरफेस स्फीयर की बात करेंगे तो हम लोग पहले स्फीयर बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है स्फीयर इसका केस, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक छोटा सा स्फीयर बना लिया। अब इस मेरे से उतना अच्छा नहीं बनाया पर आप लोग अच्छे बना देगा। अब इस छोटे से स्फीयर का हम लोग सेंटर O मान लेंगे और रेडियस जो है वो कैपिटल R मान लेंगे। अब हम लोग मानेंगे कि ये स्फीयर जो है, स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये चीज याद रखना इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होने का ये भी मतलब है कि अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा, और ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ भी होगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा होगा तो उस पर कोई फोर्स महसूस नहीं होगा। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सॉरी, चार्ज वाला केस आप लोग मत समझिएगा, नहीं तो उससे वो काफी कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे समझिए आप लोग कि यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो Q इक्वल टू 0 होगी, ऐसे समझिए, सीधा सीधा एकदम, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो चार्ज की जो वैल्यू होगी अंदर वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वैल्यू भी मत समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड समझना। कि मैं चार्ज की वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में वो जो भी मैं बताया जस्ट चार्ज वाला वही चल रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, याद रखना हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि ऐसा नहीं, अंदर भी होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, -Q होगा, तो रेडियली इनवर्ड ही होगा, तब बाहर जो है वो चार्ज 0 हो जाएगा, तब बाहर कोई चार्ज नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। तो अगर ये कोई स्फीयर है और इसमें चार्ज अगर हमने रख दिया है तो ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो एक देखो, एक बाहर एक फील्ड सा बना लेंगे, कुछ ऐसा एक एरिया बना लेंगे। अब ये स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ये स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस हो जाएगा उसी सेंटर से। तो हम लोग इस स्फीयर का जो सेंटर रेडियस है वो, उसका तो कैपिटल R मान लिए भैया, तो इस स्फीयर का रेडियस हम लोग मान लेंगे स्मॉल r में कंफ्यूज मत होना।
तो ये हम लोग इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर मान लिए हैं। तो बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो उसी सेंटर से स्मॉल आर मान लेते हैं। ये बड़ा वाला स्फीयर क्या है? ये गॉसियन सरफेस है, इसको याद रखिएगा, ये गॉसियन सरफेस है। तो अब एक दूसरे सबसे खास बात इसमें, इससे भी ज्यादा खास बात ये गौर करने की है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। हमेशा इसको याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होगा वो जीरो ही होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी मिटा देता हूं मैं, काम नहीं है इसका। तो ये रेडियस हो गया आर, ये ओरिजिनल स्फीयर था हमारा, और ये गॉसियन स्फीयर है, इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर। तो सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया यूज होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस ऊपर वाला है, तो याद रखिएगा कि गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यानी E डॉट A। अब यहाँ पे एरिया किसका लेंगे? स्फीयर का लेंगे, जैसे उसमें लिए थे आपका जो बना था, जो फील्ड बना था हमारा सिलेंड्रिकल बना था लीनियर के केस में, तो उसका एरिया लिए थे। प्लेन शीट के केस में पैरेललोपाइप का बना था, उसका एरिया हमने लिया। और इसमें स्फीयर के केस में हमारा जो है वो बन गया ये स्फीयर का ही, स्फेरिकल के केस में स्फीयर का ही गॉसियन सरफेस बन गया, तो इसका एरिया लेंगे। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस E डॉट A हो गया, यानी E डॉट एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कौन सा? ये वाला r, याद रखिएगा ये वाला r, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है। इतना तो क्लियर हो गया। अब सरफेस है ये, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा का ही फॉर्मूला लगेगा। और हम लोग ये जानते हैं, अभी मैं जस्ट पहले कैलकुलेट किया हूं कि वी नो दैट सिग्मा के केस में Q क्या होगा? Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, निकालना पड़ेगा मुझे तो यार, क्या होता था? सिग्मा इक्वल टू होता था Q अपॉन एरिया, यानी हाँ आ गया। तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डॉट एरिया। तो ये हम लोगों को स्फीयर के केस में पता है, या सरफेस के केस में पता है, तो इसके भी केस में हम लोग यही यूज करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि बाय गॉस लॉ, बाय गॉसियस लॉ या गॉस लॉ, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा सिग्मा डॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर कर देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा डॉट A की वैल्यू रखेंगे भैया। इसमें दोनों देखो अलग अलग है, मतलब रेडियस अलग अलग है, इसलिए इसमें वो काट मत देना, बुद्धिमानी मत करिएगा भैया। 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो होगा क्या? 4 पाई से बस 4 पाई कट जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। अगर हम किसी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल देंगे। अगर किसी भी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सवाल ये उठता है कि सर अगर अंदर के पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो अंदर के पॉइंट का हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अगर अंदर के पॉइंट का निकालना चाहेंगे तो पहले हम लोगों को अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस है, जिसकी रेडियस हो गई कैपिटल R। अब अंदर का निकालना है हमको ना, तो अंदर का कोई केस लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि अंदर भैया ये हमारा हो गया गॉसियन स्फीयर, मान लेते हैं, लेकिन और जिसकी रेडियस R हो गई, स्मॉल r हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर अंदर तो आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड होते ही नहीं है, तो गॉसियन सरफेस कहां से बनेगा? तो सही बात है, हम तो सिर्फ तुमको समझाने के लिए बता दिए थे।
तो अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं भैया, अंदर क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, सिंस देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere for positive charge. For positive charge, तो स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, तो बेसिकली E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब अगर हम चाहे कोई भी वैल्यू किसी से भी कंपेयर करें तो अंदर जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हमेशा जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है, ध्यान से देखना, फ्लक्स डिपेंड करता है E इनटू एरिया पे। अब अगर E ही जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, और जब फ्लक्स जीरो है तो फिर आगे का केस बढ़ाने का क्या मतलब है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर को निकालने के जाए पॉजिटिव के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या लिखोगे, therefore flux will be zero, यानी कोई अंदर कोई फ्लक्स हमें महसूस नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें महसूस नहीं होगा। ये पॉजिटिव केस में। उसी तरह नेगेटिव के केस में बाहर कोई फ्लक्स महसूस नहीं होगा, नेगेटिव के केस में बाहर कोई फ्लक्स महसूस नहीं होगा, अंदर महसूस होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये केसेस सारे हो गए। अब हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। या मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारे केसेस समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए होंगे तो प्लीज बच्चा लोग मन से पढ़ो यार।